13 साल का एक होमलेस लड़का 292 माइल्स पैदल चला, 2 साल तक भूखा सोया और आज उसका नाम दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव बैग्स के ऊपर लिखा हुआ है। एक एलवी बैग की कीमत क्या होगी? 15 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे है ना ट्विस्ट है, विथो फैमिली अब इस कंपनी की ओनर ही नहीं है। कैसे, क्यों, कौन ले गया उनसे, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्लाइमेक्स में एक ऐसा ट्विस्ट होगा ना जो आपका दिमाग हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है लुई विटॉन, वो ब्रांड जिसकी बैग सेलिब्रिटी कैरी करते हैं, जिसके स्टोर का रेंट सिर्फ साल का $51 मिलियन है और जिसके प्रोडक्ट्स कभी भी डिस्काउंट में नहीं मिलते। अगर जो डिस्काउंट रखा है तो समझ जाना ये फेक है या सेकंड हैंड है। ये जो कहानी है ना, ये शुरू होती है दोस्तों 200 साल पहले एक छोटे से फ्रेंच गाँव में, जहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जो अपनी जिंदगी में इतनी गरीबी देखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं कैसे एक होमलेस लड़के ने दुनिया का सबसे पावरफुल लग्जरी ब्रांड बनाया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के वीडियो के लिए। तो दोस्तों साल है 1821 का और हम बात कर रहे हैं फ्रांस के एक छोटे से गाँव की जिसका नाम है आंसी। यहाँ पे दोस्तों रहता है एक जेवियर विटॉन नाम का बहुत ही गरीब लड़का जो कि एक किसान है। 4 अगस्त को इसके घर पे एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं लुई विटॉन। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि लुई का बचपन कैसा होगा। दोस्तों एक सच्ची बात बताऊं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लुई के पापा खेत में मेहनत करते थे, माँ कैप्स मतलब टोपी बना के बेचती थी और घर में दोस्तों बताऊं खाने के लाले बहुत ज्यादा थे उनके। लुई को उसी की वजह से स्कूल भी छोड़ना पड़ा और उनके पापा के खेतों में उनको साथ में काम करना पड़ा। लेकिन असली ट्रेजेडी तब आई जब लुई सिर्फ 10 साल का था और उसकी मॉम की डेथ हो गई। लुई के पापा ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से लुई की लाइफ हेल बन गई। उसकी जो स्टेप मदर है ना, उसने लुई के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया और उसके पापा ने भी उसकी मॉम को कुछ भी नहीं कहा। 3 साल तक दोस्तों लुई ये सब सहता रहा। लेकिन एक दिन दोस्तों रात को 13 साल का लुई एक डिसीजन लेता है जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। लुई घर से भाग जाता है बिना किसी को बताए और कहाँ पे जाता है? पेरिस, क्योंकि उसने सुना था कि पेरिस में काम मिलता है और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? एनसी से दोस्तों पेरिस का डिस्टेंस 292 माइल्स था दोस्तों, और लुई के पास क्या था दोस्तों? कुछ भी नहीं, ना पैसा, ना खाना, ना ही कोई रास्ते का पता। तो लुई ने क्या किया फिर? उसने अपनी जर्नी पैदल पे शुरुआत कर दी। वो सिर्फ पैदल पे चलता गया, वो पैदल चलने लगा 292 माइल्स दोस्तों। गाइस जस्ट इमेजिन करो, 13 साल का बच्चा अकेला, कोई भी साथ में नहीं, गाँव जाके छोटे मोटे काम करता था, खाना कमाता था और रात को जंगल में सोता था। कभी भूखा सोता तो कभी बारिश में भीगता। और ये जर्नी करीबन पूरी 2 साल तक की थी। हाँ दोस्तों 2 साल तक वो लड़का कंटिन्यूसली चलता रहा, काम करता रहा और सरवाइव करता रहा। और फाइनली 1837 में थका हुआ, भूखा प्यासा लुई विटॉन फाइनली पेरिस पहुंचता है। गाइस अगर जो डिटर्मिनेशन नहीं है तो क्या है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। पेरिस में पहुंचने के बाद लुई को सबसे पहले क्या चाहिए था? खाना। और किस्मत से दोस्तों उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उस टाइम पे है ना दोस्तों पेरिस में रेलवे सर्विस नई स्टार्ट हुई थी और ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और जहाँ पे ट्रैवल होता है वहाँ पे लगेज की जरूरत होती है। वहाँ पर एक क्राफ्ट्समैन था मॉन्सियर मारेशल जो ट्रैवल बॉक्सेस बनाता था और उससे है ना एक हेल्पर चाहिए था। तो लुई ने वहाँ पे जाके काम मांगा और उसे काम मिल गया। उसके अगले 16 साल तक लुई ने क्या किया? लुई ने दिन रात मेहनत की, बॉक्स मेकिंग सीखी, छोटी से छोटी डिटेल सीखी, मतलब एकदम आप समझो कि स्पेशलाइज्ड पर्सन हो गया बॉक्स बनाने के लिए। उसका काम दोस्तों इतना परफेक्ट हो गया ना कि लोग स्पेसिफिकली उसके हाथ से बने बॉक्सेस ही मांगने लगे। मार्शल साहब वही लुई वाला बॉक्स चाहिए। फिर 1852 में एक हिस्टोरिकल मोमेंट आया। एम्प्रेस यूजेनी जो एम्परर नेपोलियन 3 की वाइफ थी, लुई के काम से इतनी इम्प्रेस्ड हुई ना कि लुई को उसने अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना दिया। गाइस सुनो, एक होमलेस लड़का जो 16 साल पहले जंगल में भूखा सोता था अब रॉयल फैमिली के लिए काम कर रहा था। अब 2 साल बाद 1854 में लुई ने शादी की, शॉप ओपन की, मेज़ेनाइन फ्लैट में घर भी लिया। वो होमलेस लड़का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, असली गेम तो अब शुरू होती है। दोस्तों लुई बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट इंसान था। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता था जो दूसरे इग्नोर कर देते थे। और एक दिन उसने कुछ ऐसा नोटिस किया दोस्तों जो गेम चेंजर बन गया।
उस टाइम पेरिस में कैसी ट्रंक होती थी? डोम शेप्ड, यानी कि ऊपर से गोल, क्योंकि पहले है ना हॉर्स कैरेजेस में ट्रैवल होता था। गोल टॉप इसलिए ताकि बारिश में पानी ठहरे नहीं बैक के ऊपर। लेकिन अब रेलवेज आ गई थी और ये डोम शेप ट्रंक्स ट्रेन में डिजास्टर था। पहली प्रॉब्लम दोस्तों बताओ ना तो ये थी कि ये स्टैक नहीं हो सकती, एक के ऊपर एक आप इसको नहीं रख सकते, स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा हैवी थे और डेफिनेटली कैरी करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो लुई ने सोचा अगर जो मैं फ्लैट टॉप रेक्टेंगुलर ट्रंक बनाऊं तो, और 1858 में दोस्तों लुइस ने वही किया। पिग स्किन की जगह पे लाइट वेट कैनवास को यूज किया जो था ट्रायनॉन कैनवास ग्रे कलर में। इसकी वजह से दोस्तों ये हुआ कि ट्रंक एकदम फ्लैट और परफेक्ट रेक्टेंगुलर हो गया। और इसका रिजल्ट क्या आया? स्टैक हो सकते थे इजीली, लाइट वेट थे, स्पेस एफिशिएंटली यूज होता था और मॉडर्न और स्टाइलिश दिखते थे। वेल्दी लोग अगर जो बताओ ना तो तुरंत फैन बन गए और डिमांड है ना एकदम क्रेजी हो गई इस बैग की। आज ये आइडिया बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन 1958 में ये रिवॉल्यूशनरी था। ये है इनोवेशन की पावर। प्रॉब्लम देखो, सिंपल सॉल्यूशन दो और मार्केट कैप्चर करो। 1859 तक लुई विटॉन का नाम इलीट क्लास में फेमस हो गया। और लुई ने एक और बात समझ ली, अगर जो तुम रिच लोगों की लाइफ कन्वीनियंट बनाओगे ना तो वो कितना भी पैसा देंगे। जैसे जैसे ब्रांड फेमस होती गई ना वैसे वैसे एक नई प्रॉब्लम आई, फेक प्रोडक्ट्स। मार्केट में चीप कॉपीज आने लगी, बिजनेस को नुकसान होने लगा। लुई के बेटे जॉर्ज ने पापा से कहा, पापा हमें कुछ ऐसा करना होगा ना जो कोई कॉपी ना कर सके। और फिर उन्होंने ध्यान दिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। उस टाइम अमीर लोग जो ट्रैवल करते थे ना तो अपने साथ क्या ले जाते थे? एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी। और क्या प्रॉब्लम थी? चोर लोग है ना बड़े बड़े लॉक्स लगाते थे उस टाइम पे, लेकिन चोर उसे आसानी से तोड़ देते थे। तो लुई और जॉर्ज ने क्या किया? उन्होंने इन्वेंट किया टम्बलर लॉक। ये एक है ना मल्टी पिन सिस्टम था। हर पिन को एग्जैक्ट राइट पोजीशन में सेट करना पड़ता था तब जाके लॉक खुलता था। इसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था तोड़ना। लेकिन दोस्तों इनोवेशन के बाद मार्केटिंग भी चाहिए ना, तो जॉर्ज ने क्या किया ना, जीनियस मार्केटिंग मूव। उसने है ना न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा, हैरी हुडिनी को चैलेंज, आओ और एलवी का लॉक तोड़ के बताओ। अब आप सोचोगे कौन था ये हैरी हुडिनी? वो था वर्ल्ड्स फेमस एस्केप आर्टिस्ट। हैंडकफ्स, चेन, बॉक्सेस, आसानी से ये बंदा कोई भी चीज से एस्केप कर सकता था। और हुडिनी ने क्या किया? उसने चैलेंज रिफ्यूज कर दिया। गाइस ये पब्लिसिटी की एक बार वैल्यू सोचिए, अगर जो हुडिनी नहीं तोड़ सकता तो कौन तोड़ सकता है? डिमांड एक्सप्लोड हो गई। 1889 में लुई विटॉन को पेरिस वर्ल्ड्स फेयर में गोल्ड मेडल मिला। लेकिन दोस्तों 1892 में एक ट्रेजेडी हो गई। लुई विटॉन ब्रेन कैंसर से गुजर गए। 71 ईयर्स की एज थी उनकी। जॉर्ज ने अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। अब जॉर्ज को एक प्रॉब्लम समझ आ रही थी, ब्रांड रिकॉग्निशन। कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये असली एलवी है या फेक? 1896 में जॉर्ज ने एक मास्टर स्ट्रोक किया। उन्होंने बनाया एक फेमस मोनोग्राम डिजाइन जो आज हम सब लोग जानते हैं। क्या था उस डिजाइन में? 4 सिस्टमैटिक लीव्स, फ्लावर्स जो कि जापानीज आर्ट से इंस्पायर्ड थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एल और वी इनिशियल्स। अब आप सोच रहे होंगे एल और वी क्यों? ये इनिशियल्स को क्यों यहाँ पे यूज किया गया? अपने पापा लुई विटॉन की याद में। एग्जैक्टली जैसे पेंटर्स अपने काम के ऊपर साइन करते हैं। और ये डिजाइन दोस्तों इतना इंट्रिकेट था कि डिजाइन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और उसी के ऊपर से जितनी भी बैग थी सबकी सब हैंडमेड, कोई भी मशीन का इसमें यूज नहीं किया जाता था दोस्तों। जॉर्ज ने ट्रेडमार्क करवा दिया ये डिजाइन का 1905 में। और फिर क्या था दोस्तों, एलवी ग्लोबली फेमस हो गया। इंडियन महाराजास के पास पैसे बहुत थे और वो एलवी के दीवाने हो गए। कपूरथला के किंग ने 60 कस्टमाइज बैग्स को ऑर्डर किया। बड़ौदा के किंग रेगुलर कस्टमर बन गए। जम्मू कश्मीर के किंग हरि सिंह ने 7 महीने में दोस्तों 38 ट्रंक्स ऑर्डर किए, पोलो आउटफिट्स के लिए, सिगरेट्स के लिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए। एलवी अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं, करीब करीब 1870 में, जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉर और कंट्रोवर्सी की वजह से भी लुई विटॉन कैसे बचा था। क्या उस दौरान उसकी ब्रांड बंद होने के चांसेस थे या नहीं थे, इस सेक्शन में आपको पता चलेगा। 1870 में फ्रैंको प्रशियन वॉर शुरू होती है। लुई को सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वर्कशॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूल्स, कैनवास सब कुछ चोरी हो जाता है और वॉर खत्म होती है 1871 में। लुई के पास अफसोस
कुछ भी नहीं बचा था उस दौरान। लेकिन वॉर के बाद प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर गई। लुई के पास थोड़े सेविंग्स थे। उसने ओपेरा डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन और होटल के पास एक प्राइम लोकेशन के ऊपर शॉप खरीदी और इस बार बिजनेस फिर से रिवाइव हो गया। जॉर्ज ने 1885 में दोस्तों जॉर्ज ने अपने पापा को कन्विंस किया, पापा लंदन में शॉप ओपन करते हैं। 289 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन, एलवी की फ्रांस के बाहर की पहली शॉप। लेकिन अब आता है वो डार्क चैप्टर जो एलवी कभी डिस्कस नहीं करना चाहता। वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर की नाजी गवर्नमेंट ने फ्रांस पे अटैक किया। ज्यादातर फ्रेंच बिजनेसेस ने प्रोटेस्ट में अपने स्टोर्स को बंद कर दिया, लेकिन एलवी खुली रही। गैस्टन लुई विटॉन ने नाजी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया, प्रोपोगेंडा पोस्टर्स बनाए और स्पेशल ऑर्डर्स लिए उनकी बैग के लिए। जब वॉर खत्म हुई और होलोकॉस्ट की सच्चाई सामने आई ना, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तुम लोगों ने नाजिस के साथ काम किया अपने फायदे के लिए। एलवी का डिफेंस सर्वाइवल टैक्टिक था, वरना ब्रांड सर्वाइव नहीं करता। आप बताओ ये सही था या गलत? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। कुछ ही देर पहले मैंने एक बंदे का नाम लिया था दोस्तों, जिसका नाम था गैस्टन। ये चीज मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गैस्टन है कौन। अब गैस्टन है वो जॉर्ज का बेटा है, जॉर्ज है वो लुई विटॉन का बेटा है, जो गैस्टन है वो ग्रैंड सन है लुई विटॉन का, जो ब्रांड को रन कर रहा था। 1970 में गैस्टन की डेथ हो जाती है और उसके जो बच्चे हैं ना वो इस बिजनेस को नहीं संभाल पाते। इसी में एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर होती है जो गैस्टन की बेटी होती है, अडाइल विटॉन। अडाइल विटॉन की शादी होती है हेनरी राकामेर से और यहाँ से एंट्री होती है हेनरी राकामेर की, जो पूरे बिजनेस को टेक ओवर करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हेनरी ने क्या किया। 6 साल में प्रॉफिट 10 मिलियन से 250 मिलियन कर दिया और 1987 में एलवी की सेल्स $1 बिलियन टच करती है। लेकिन हेनरी को डर था हॉस्टाइल टेक ओवर, तो उसने मोइट हेनेसी के साथ मर्ज कर दिया प्रोटेक्शन के लिए। अ बिग मिस्टेक। दोनों कंपनी में ना दोस्तों लड़ाई शुरू हो गई। कंपनी का नाम LVMH होगा या MHLV। हेनरी ने दोस्तों सीक्रेटली एक बंदा लाया, बर्नार्ड आर्नोल्ट, जो है ना एक एक्सपर्ट था कॉर्पोरेट टेकओवर्स में। अगेन अ वेरी बिग मिस्टेक। बर्नार्ड ने दोस्तों सीक्रेटली शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया और एक दिन 13 जनवरी 1989 में बर्नार्ड आर्नोल्ट बन गया LVMH का चेयरमैन। और विटो फैमिली का क्या हुआ? जो 150 साल से कंपनी चला रही थी वो कंप्लीटली बाहर हो गई। आज बर्नार्ड आर्नोल्ट कौन है? वर्ल्ड्स टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में से एक। नेटवर्थ एलॉन मस्क से सिर्फ $38 बिलियन का। कंक्लूजन। तो दोस्तों आज लुई विटॉन की वर्थ है $124.8 बिलियन। एक बैग की प्राइस 15 लाख रुपए। कंपनी कभी डिस्काउंट नहीं देती। अगर जो प्रोडक्ट नहीं बिका है ना तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक 13 साल के होमलेस लड़के से लेकर 125 बिलियन के एम्पायर तक, ये है दोस्तों लुई विटॉन की कहानी। लेकिन आयरनी देखो यार, जिस फैमिली ने ब्रांड बनाया वो अब ओनर ही नहीं है। इनोवेशन, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में एक सेकंड की भी गलती सब कुछ बदल सकती है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।